नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो भारत के जो डेटा है, भारत का जो जनगणना का डेटा है, थोड़ा-सा उसका जो प्रशासनिक इश्यू है, प्रशासन भारत में कैसे किया जाता है उसका, उसकी चर्चा पर चर्चा हम लोग करेंगे कि भारत में जनगणना को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन कराता है। फिर उसके साथ-साथ कुछ जो महत्वपूर्ण जो 2011 जनगणना का डेटा है, उसको थोड़ा-सा हम देखेंगे। फिर उसके बाद 1600 ईस्वी से लेके जो प्रेज़ेंट टाइम में 2025 जो चल रहा है, भारत के पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा रहा है? कैसा वृद्धि हुई है? हालाँकि पिछली क्लास में भी हम इस पे चर्चा किए थे थोड़ी-सी, लेकिन थोड़ा-सा इसमें स्पेशली हम लोग 2025 तक 1600 ईस्वी से 2025 तक का जो डेटा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी रही है, उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास की। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम का लिंक L1 क्लासेस प्रयागराज, अगर आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, इस लोगो के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके आप इस कोर्स को या फिर और भी जो L1 क्लासेस के अन्य कोर्स जो चल रहे हैं उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है? एक फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल का ये जो वीडियो है, ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करिए और उसके साथ-साथ जो अन्य आपके इष्ट मित्र हैं, जो पॉपुलेशन स्टडीज़ से या स्टैटिस्टिक्स से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो जेएसओ के लिए हो, चाहे यूजीसी नेट के लिए हो या जो और भी कोर्सेज़ हैं जैसे हिस्ट्री वगैरह के जो कोर्सेज़ हैं यूजीसी नेट के, उनसे आपसे जुड़ने के लिए आप जो मतलब संबंधित जो आपके इष्ट मित्र हों, सगे संबंधी हों, उनको शेयर कर सकते हैं या शेयर करिए, ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास की। आज की क्लास में हम लोग मेनली जो पॉपुलेशन इन इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया की बात करेंगे और उसके साथ कुछ कंसेप्ट रहेगा, ठीक है? तो भारत में जो इंडियाज़ पॉपुलेशन ट्रेंड फ्रॉम तो 1600 से 1600 ईस्वी से जो 2025 तक का ट्रेंड रहा है, पहले हम उसकी एक प्रवृत्ति देखते हैं, क्योंकि इस पे एक नहीं कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार लगभग हमको लगता है कि हर दूसरे साल एक क्वेश्चन इस पे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि भारत की जनसंख्या में विभिन्न कारकों जैसे युद्ध, अकाल, महामारियों, औपनिवेशिक शासन और आर्थिक विकास के कारण कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें देखिए क्या है, प्री कॉलोनियल जो पीरियड है, औपनिवेशिक जो काल था, जो पूर्व औपनिवेशिक काल था 1600 से लेकर 1800 ईस्वी तक, मतलब यहाँ पे अंग्रेजों का आगमन जो है एक तरीके से शुरू हो चुका था। तो वहाँ पर देखेंगे तो लगभग जो 1600 ईस्वी है उसमें भारत की जनसंख्या 100 से 125 मिलियन के आसपास एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी। 1700 में लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 140 से 160 मिलियन थी। फिर 1800 एडी में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, ध्यान में रखिएगा, इस समय भारत में जो 1600 ईस्वी है, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और बर्मा, ये जो देश हैं, अफ़गानिस्तान, ये सब भारत में आते थे उस समय। इसलिए नहीं तो पिछली जनसंख्या में आपको एक बताएँ हैं कि 1800 ईस्वी में भारत की जनसंख्या यहाँ पे 180 मिलियन लिखी गई है। मतलब ये कहने का कि 18 करोड़ के आस-पास कहा जाए तो, ठीक है? तो जो भारत की जनसंख्या है, ये इसमें जो रैपिड चेंजेज़ हुए हैं, ये उस समय देखेंगे तो 1800 या 1600 ईस्वी तक ये जो बर्मा या जो प्रेज़ेंट टाइम में म्यांमार है, बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये पोर्शन जो है ये भारत के हिस्से हुआ करते थे, ठीक है? तो ये टोटल पॉपुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है उस समय, ठीक है? नहीं तो आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 39-40 करोड़ के आस-पास थी, मतलब वो 36 करोड़ के आस-पास, 36 से 40 के बीच में ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पे मतलब ये देखा जाए तो जो भई अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मिलियन में 1 ज़ीरो कम कर दिया जाए तो ये करोड़ में हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे 20 करोड़ या फिर अगर 20 करोड़ 1800 ईस्वी के आस-पास थी, तो भारत की आज़ादी के समय केवल 36 करोड़ ऐसा नहीं है। ये उस समय ऐसा नहीं, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होती, लेकिन उसमें कारण ये है कि उसमें कई देश शामिल, कुछ देश अलग हो गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे और मुगल एम्पायर के समय में देखेंगे, यहाँ पे हैज़ ए स्टेबल अरेन इकोनॉमी एंड लीड
एरियन का मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो होती है, ठीक है? फिर लीडिंग टू स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, फेमाइन, वार एंड डिजीज़ लाइक प्लेग ओकेजनली रिड्यूस द पॉपुलेशन, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हाँ, मुगल साम्राज्य में ये ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी है, फिर उसके बाद ये जो विशेषता है मुगल साम्राज्य वाली, वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? कि कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था थी, जिसमें जनसंख्या स्थिर और धीमी वृद्धि हुई। अकाल युद्ध, महामारियों के कारण जैसे प्लेग समय-समय पर जनसंख्या को प्रभावित किया और इसे घटाया, ठीक है? औद्योगिकीकरण ना होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी थी, लेकिन कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण जनसंख्या बढ़ती रही, ठीक है? अब ब्रिटिश कॉलोनियल जो पीरियड होता है 1800 से 1947 के बीच में, इसमें देखते हैं। तो पहले तो जनसंख्या जो थी भारत में ब्रिटिश शासनकाल में, वो धीमी और अस्थिर वृद्धि थी। 1800 से लगभग 1900 तक, 100 साल तक। इस बीच में देखेंगे तो बहुत से छोटे-मोटे युद्ध हुए, जो अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं के साथ जो युद्ध किए, छोटे-मोटे युद्ध, या कई तो इसमें बड़े युद्ध भी थे, जैसे पानीपत का, प्लासी का, या जो एंग्लो अ, इंडियन जो वार हुए हैं, या फिर आंग्ल मराठा युद्ध हुए, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, कुछ इस तरीके से जो युद्ध हुए हैं, उसके कारण यहाँ पे भारत की जनसंख्या काफ़ी कम हुई थी। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 1800 ईस्वी में अनुमानित जनसंख्या 200 मिलियन के आसपास, 19वीं सदी में ये जनसंख्या लगभग 38 मिलियन, मतलब लगभग 23 करोड़ के आसपास। फिर इस अवधि में अकाल, खराब स्वास्थ्य सेवाएँ और उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी रही, और प्रमुख अकालों जैसे 1770 से ईस्वी से बंगाल अकाल और 1776-78 में महान अकाल जैसे बड़े पैमाने पर मृत्यु दर बढ़ाई। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टैग्नेशन की पोजीशन आती है। स्टैग्नेशन का मतलब स्थिर जनसंख्या होती है, और 1901 से 1921 के बीच में। यहाँ पर देखेंगे तो 1901 से 1921 को स्थिर जनसंख्या चरण कहा जाता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों अधिक थी, ठीक है? चूँकि जन्म दर अधिक थी, मृत्यु दर भी अधिक थी, इसलिए पॉपुलेशन जो है बैलेंस हो जाती थी। 1918 से 1919 के बीच में इन्फ्लुएंजा महामारी, जिसको स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है, से 1 से 2 करोड़ लोगों की जान ले ली, जिससे जनसंख्या में गिरावट आई। 1921 की जनगणना भारत की जनसंख्या 2 से 51 मिलियन, लगभग 25.1 करोड़ थी, और जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही, ठीक है? और फिर अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ग्रेजुअल इंक्रीज 1921 से 1947 के बीच में, यहाँ पे देखेंगे तो 1939 से 1939 से 1944 तक, 44-45 तक, यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए। भारत के लगभग कहा जाता है कि 75,000 सैनिक तो भारत के शहीद, 70,000 सैनिक शहीद हुए थे। और उसके साथ-साथ जो अन्य लोग मारे गए, वो अलग बातें हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पे जनसंख्या है, फिर पोस्ट 1921 से पहले मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन स्लाइटली ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन एंड सैनिटेशन। 1941 के सेंसस में क्या हुआ, पॉपुलेशन रीचेस टू 31 सॉरी 318 मिलियन, या 31.8 करोड़, ठीक है? फिर उसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के समय भारत की जनसंख्या लगभग यहाँ पे 34 मिलियन के आसपास एस्टिमेटेड है, मतलब इस तरीके से कि भारत की जनसंख्या है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, ठीक है? तो ये यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद हाई ग्रोथ रेट आई। हाई ग्रोथ रेट क्यों? क्योंकि आदमी खाली था, आज़ाद हो गया था देश, आदमी खुशी में बच्चे पैदा किए पड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आज़ादी के बाद यहाँ पे तेजी वृद्धि का चरण 1971 से 1981 तक था। 51 में जनसंख्या लगभग 361 मिलियन थी, मतलब 36 करोड़। फिर 81 में 68 करोड़ हुई। 30 वर्षों में लगभग जनसंख्या दोगुनी हो गई, ठीक है? 51 में देखिए 36 थी, और यहाँ पे 36 दूना 72 होता है, लगभग जो है मतलब दोगुना हो गई 30 सालों में। इसका मुख्य कारण था स्वास्थ्य सेवाओं में और टीकाकरण में सुधार, मृत्यु दर में कमी, लेकिन जन्म दर अभी भी अधिक बनी रही। मतलब मृत्यु दर में तो कमी आई स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण, लेकिन
जो मतलब पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजनाएँ जो थी, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं पर तो विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन फैमिली प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिससे खाद्य उत्पादन बढ़ा और भुखमरी कम हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मॉडरेट ग्रोथ रेट 81 से 2001 तक। 2001 तक मतलब इसमें क्या हुआ कि ग्रोथ तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें क्या है 1991 में जनसंख्या क्या थी 84 करोड़ थी। फिर 2001 में देखेंगे तो 102 करोड़ हुई। फिर उसके बाद सरकार द्वारा परिवार नियोजन और अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत हुई 1972 के बाद। 1972 के बाद मेनली स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद, जहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद भारत में फैमिली प्लानिंग मतलब परिवार नियोजन पे भी काफ़ी जोर दिया गया। तो इस कारण से वहाँ पे जनसंख्या धीरे-धीरे कम होना शुरू हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्लो ग्रोथ फेज़ मतलब धीमी वृद्धि का चरण 2001 से 2025। इसमें क्या है, इसमें 2011 की जनगणना में 121 करोड़ के आस-पास हम लोग पहुँच गए। 2023 में 143 बिलियन मतलब 143 करोड़ के आस-पास हम लोग अनुमानित हैं। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। फिर जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, इसके प्रमुख कारण है शहरीकरण, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, परिवार नियोजन और जागरूकता में वृद्धि, इसके प्रमुख कारण थे। फिर जनसंख्या भारत की जो जनसंख्या है इसका प्रशासनिक स्वरूप क्या है? ठीक है, इसका प्रशासनिक रूपरेखा इसकी कैसी है? भारत के संविधान में मतलब आज़ाद हो गया भारत, तो उसके भारत के संविधान में क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, तो उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची, ध्यान में रखिएगा संविधान में 3 सूचियाँ हैं, 3 अनुसूचियाँ हैं। सेंट्रल लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची और कनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, ठीक है? जिसमें जो संघ सूची है उसमें जो कानून बनाने का काम है केंद्र सरकार का होता है। जो स्टेट लिस्ट है या राज्य सूची है उसमें कानून बनाने का कार्य उसमें जो विषय लिखे गए उस पे कानून बनाने का कार्य स्टेट का होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो संघ सूची है उसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन दोनों ने अगर सेम कानून बनाया तो जो केंद्र सरकार का कानून है वही माना जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का कानून रद्द हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो हमारी फैमिली प्लानिंग है, जनसंख्या नियंत्रण अगर देखेंगे तो वो स्टेट सूची का विषय होता है। जनसंख्या नियंत्रण जैसे कभी कहा जाता है कि केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि वो विषय केंद्र सरकार का है ही नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट का है। इसलिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक देखेंगे जो साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया, जनसंख्या उन्होंने अपनी घटाई। भारत के राज्यों में क्या है कि धर्म को लेके ज़्यादा आदमी सेंसिटिव है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन सब का देखेंगे जनसंख्या भयानक तेज़ी से बढ़ी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे एक होता नहीं कि वो लगा दिया कि नहीं, नहीं 2 बच्चे पैदा करना है तो फिर इस तरीके से अ, आगे जो किसी विशेष धर्म वाले हैं उनका विरोध किए। हालाँकि सभी धर्मों में विरोध होता है उनका, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे जनसंख्या में कम काम हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो प्रशासनिक रूपरेखा है इसको हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। ध्यान में रखना जनगणना संघ सूची का विषय है। फैमिली प्लानिंग और जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सूची का विषय है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे एक हिसाब से ये एक चीज़ देखा जाए आप लोग अगर देख सकते हैं, तो जब यहाँ पे हम लोग जैसे बात करते हैं हम लोग कि संविधान में हमारे पास क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं और किस-किस सूची में, किस-किस अनुसूची में यहाँ पे दिए गए हैं। तो उनकी जब यहाँ पे चर्चा पर चर्चा हम लोग कभी करते हैं, तो उसमें विशेष तौर पे यही ध्यान दिया जाता है कि हम लोग किस संबंध में बात कर रहे हैं। ठीक है? 1 सेकंड। अच्छा यहाँ पे किताब है उसमें हम सोचा कि ये स्टेट सूची और ये दिया होगा, तो हम बता देते आपको एक मोटा-मोटा आंकड़ा, लेकिन इसमें है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं इसको जब हम पीडीएफ देंगे तो उसमें शामिल कर देंगे कि
सेंट्रल और स्टेट लिस्ट में कौन-कौन से विषय हैं, कौन से विषय किस अनुसूची में जाते हैं, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फैमिली प्लानिंग जो जनसंख्या नियंत्रण होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेंसस जो है संघ सूची का विषय होता है, जिसका क्रमांक 69 पे दिया गया है ये। और संघ सूची के विषय होने के कारण देश की जनगणना का दायित्व तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया, जो जनगणना को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना भी की गई है। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछा गया है कि जो जनगणना विभाग है, जिसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, आरजीआई शॉर्टकट में कहा जाता है, वो किस डिपार्टमेंट के तहत आता है? तो वो गृह मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे अब केंद्रीय स्तर पर इस विभाग का प्रमुख अधिकारी जो होता है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसको बोला जाता है। पूरे देश में जनगणना कार्यों का निर्देशन और आंकड़ों का प्रकाशन ये करता है। जनगणना में राज्य सरकारों का सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है? फिर इसके बाद राज्य स्तर पर क्या होता है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक अस्थायी जनगणना निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस स्थापित किया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य जनगणना निदेशक या डायरेक्टर ऑफ सेंसस जो होता है का होता है। ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जनगणना जो होती है, जनगणना संबंधित कार्यों का निर्देशन और पर्यवेक्षण जो होता है, ये स्टेट लेवल पे डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस जो होता है, जनसंख्या निदेशालय जो होता है, उसे वही करता है। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे देखेंगे, क्षेत्रीय स्तर पे क्या होता है कि क्षेत्रीय स्तर का मतलब क्या होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल या किसी 2-4 स्टेट को जो संभाग बनाया जाता है उसके स्तर पे। तो क्षेत्रीय उपनिदेशक एक नियुक्त होता है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी इसका निरीक्षण करता है। महानगरों में जो मुख्य न्यायिक अधिकारी सॉरी मुख्य नगर अधिकारी जो होता है, महापौर जिसको बोला जाता है, वो करता है इसका निरीक्षण। फिर उसके बाद इन अधिकारियों को जनगणना अधिकारी के रूप में कार्यभार दिया जाता है। फिर इसके बाद उप जिलाधिकारी जो होता है, तहसीलदार आदि स्तर पर जनगणना कार्यों का पर्यवेक्षण और निर्देशन किया जाता है। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जनगणना 2011। जनगणना 2011 का जनगणना काल 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 तक था। ठीक है? एक डेट निर्धारित की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस डेट के बीच में जनगणना का ही काम होगा पूरे देश में। तो उसके लिए अलग से टीम गठित की जाती है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है और ये जो समय होता है ये कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। कारण ये है कि जनगणना में ज़्यादा वेरिएशन ना आए। पता लगा कि इधर काउंटिंग कर रहे हैं, उधर 10 4 लोग निपट गए, 4 लोग मर गए और 10 लोग पैदा हो गए। तो इससे क्या है कि वेरिएशन जो है ज़्यादा हो जाता है। तो वेरिएशन ज़्यादा ना हो इसके कारण यहाँ पे इस जनगणना की अवधि कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है, कि जिसके बीच में जनगणना पूरी तरह से हम जो है उसको काउंट कर लें। फिर जनगणना 2011 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2011 की मध्यरात्रि मतलब जो 00 बजे होता है, निर्धारित की गई थी। संदर्भ तिथि का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं इलाहाबाद में, तो हम यहाँ पे क्या जो डेट संदर्भ तिथि है वहाँ उस डेट तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको बेस मानकर हम जनगणना की काउंटिंग करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि नहीं हम जो है उसके 4 दिन पहले हम जो है शिफ्ट कर जाएँगे कहीं और, तो जहाँ शिफ्ट करेंगे वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे मतलब एक संदर्भ तिथि वहाँ पे रखी जाती है बेस के रूप में कि इस तिथि को हम सापेक्षिक तौर पर इस तिथि को हम एक मूल बिंदु मानकर हम इसकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है? फिर इसके बाद जनगणना 2011 का आयोजन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में हुआ। तो 2011 की जो जनगणना थी, उस समय जो सेंसस कमिश्नर थे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो थे, वो सी चंद्रमौली जी थे। ठीक है? फिर अब इसके बाद 2001 की जनगणना का कार्य जयंती कुमार बंदोपाध्याय नहीं सॉरी बंदोपाध्याय नहीं थे, ये जयंत कुमार बांठिया थे। ये थोड़ा-सा इसमें हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया है।
जयंत कुमार बंठिया थे, ठीक है? जयंत कुमार इनका नाम था, जयंती नहीं था, जयंत कुमार बंठिया थे। फिर 2011 में कठोर जलवायु के कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनगणना अलग समय 11 सितंबर से 23 सितंबर 2010 के मध्य की गई, ठीक है? इन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2010 की मध्य रात्रि रखी गई, ठीक? अब इसके बाद यहाँ कि 15वीं जनगणना का संपूर्ण कार्य 30 मार्च 2011 को पूरा हुआ। फिर उसके बाद 31 मार्च 2011 को गृह सचिव जी के पिल्लई की उपस्थिति में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा अंतिम आंकड़े जारी किए। 30 अप्रैल 2013 को अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक सेकंड, हाँ। फिर मणिपुर की जो सेनापति जिला है, उसके 3 उपखंडों में ये आंकड़े प्रकाशित मतलब वास्तविक आंकड़े 7 जनवरी 2014 को संशोधित किए एवं प्रकाशित किए गए। फिर जनगणना के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो अंतिम आंकड़े हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? तो जो जनगणना के हमारे अंतिम महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उन पे देखेंगे तो यहाँ पे भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो 2 जिले थे, वो थे यहाँ पे कुरुंगुमे, अरुणाचल प्रदेश का एक जिला था कुरुंगुमे, जहाँ पे 111.01% की दर से ग्रोथ हुई थी, ठीक है? फिर उसके बाद यमन यहाँ पर देखेंगे, पुडुचेरी में एक गाँव सॉरी एक मतलब ये जिला है पुडुचेरी। पुडुचेरी देखेंगे तो 3-4 जिलों में मतलब एक तरीके से कहा जाए कि यमन हो गया, माहे हो गया, कराईकल हो गया, ये 3-4 जिले हैं जिनका सामूहिक रूप से उनको हम पुडुचेरी मतलब प्रशासन के तौर पर रखते हैं। पुडुचेरी एक तरीके से देखेंगे तो सेंट्रल जो मतलब यूनियन टेरिटरी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि इसके बाद जो है कुरुंग में अरुणाचल प्रदेश में 111% वृद्धि, यमन में जो है यमन ये वो नहीं समझ लीजिएगा जो यहाँ पे हुती विद्रोहियों का भी इस समय विवाद चल रहा है। तो यहाँ पे 77% है, ये यमन जो है भारत का एक जिला है, पुडुचेरी प्रशासन के अंदर, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो जो यहाँ के स्टेट्स थे, जो हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स मतलब अ, अगर एक तरीके से हम यूँ कहें कि जो भारत में जनगणना हुई थी, उस जनगणना में अगर देखा जाए, तो लगभग 640 जिले थे। 1 सेकंड। भारत की जनगणना में लगभग 640 जिले थे। हुँ, चलिए कोई बात नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, भारत की जनगणना में लगभग देखा जाए तो यहाँ पे जो एक जो प्रकाशन होता है कि जो सी चंद्रमौली सर के निर्देशन में जो एक जनगणना रजिस्टर जारी किया जाता है, उसका ये मेन कांसेप्ट था कि एक मिनट यार, ये कहाँ भाग जाता है, मिलता भी नहीं। ठीक है। कुल जिले जो है इसमें 640 थे, ठीक है? कुल जो भारत में 640 जिले थे, ठीक है? और इन जिलों के तहत मतलब जो भारत का प्रशासन उस समय था, तो क्योंकि जो प्रशासनिक विषय हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो प्रशासनिक विषय की चर्चा जब हम कर रहे हैं, तो जो इसमें प्रशासन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वो जनगणना के साथ-साथ और भी डेटा जारी किए जाते हैं। तो भारत में उस समय 2011 में 640 जिले थे।
अभी देखेंगे तो लगभग 700 प्लस ज़िले हो गए हैं। अभी जो जनगणना होगी तब उसमें बताया जाएगा आप लोगों को, जब डेटा उसका जारी होगा तो। 640 ज़िले थे और उसके बाद वहाँ पर उस समय इसमें टोटल 35 स्टेट थे, ठीक है? 35 स्टेट थे। प्रेज़ेंट टाइम में देखेंगे 36 स्टेट्स हैं, ठीक है? अ, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिला के। तो उस समय जम्मू-कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, तो इसलिए उसको स्टेट के लिस्ट में हम काउंट करते थे। अ, अभी जो है क्या है कि अभी हमारे पास टोटल जो स्टेट्स हैं, वो हैं यहाँ पे 35, ठीक है? और अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास नगरों की संख्या है, नगरों की संख्या यहाँ पर क्या है 7933 नगरों की संख्या। ये हमारे पास नगरों की संख्या हो गई। बस एक थोड़ा-सा हम इसमें ये हमारे पास नगरों की संख्या हो गई। नगरों की संख्या क्या है 7933। अब इसके बाद नगरों की संख्या का मतलब क्या होगा? नगर देखिए भारत में मेनली जो नगर होते हैं, वो सेंसस टाउन और स्टैट्यूटरी टाउन बनाए जाते हैं, जो उसको वैधानिक नगर और जनगणना शहर या जनगणना नगर बोला जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे जनगणना नगर जो होते हैं, अगर देखा जाए, तो जो जनगणना नगर होते हैं, इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इनकी जो जनसंख्या है, ये 5000 प्लस होनी चाहिए। ठीक है? और जो इनकी डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन होती है। ठीक है? और डेंसिटी जो है, ये 400 प्लस होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे 75% जो पॉपुलेशन हमारे पास है, ठीक है? जो 75% हमारी पॉपुलेशन है, ये नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है? नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब जो जिस क्षेत्र को हम एक जनगणना नगर घोषित कर रहे हैं, पहले सबसे पहले देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले एक गाँव होता है। अगर उस गाँव की जनसंख्या 5000 प्लस हो जाए, उसमें रहने वाले लोगों की डेंसिटी जो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 400 प्लस हो जाए और उसमें 75% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अगर शामिल हो जाएँ, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अगर वो कोरिलेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम उस एरिया को जनगणना नगर घोषित कर सकते हैं। जनगणना नगर घोषित करने का काम क्या होता है? राज्यपाल का होता है, उस स्टेट के राज्यपाल का होता है। पहले उसकी एक रिपोर्ट बना के विधानसभा में जाएगी, विधानसभा उसको पारित करेगी कि अब इस नगर को जनगणना नगर बनाया जाए, इस गाँव को जनगणना नगर बनाया जाए, सेंसस टाउन बनाया जाए। तो उस केस में क्या होता है कि विधानसभा उस प्रस्ताव को पारित करेगी और संबंधित स्टेट की जब विधानसभा उस प्रस्ताव को पारित करेगी तो स्टेट का जो राज्यपाल होगा गवर्नर होगा, उसके पास वो फाइल जाएगी, उसके साइन करते ही वो नगर जो है सॉरी वो गाँव जो है नगर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको सेंसस टाउन के रूप में घोषित किया जाएगा। फिर इसके बाद इसकी जनसंख्या अगर 10 लाख प्लस हो जाए, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है, फिर जनगणना नगर हो गया। फिर उसके बाद जैसे यूपी अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग इसके क्राइटेरिया हैं। जैसे यूपी में देखेंगे, तो उसके बाद उसको नगर पंचायत बनाया जाता है, नगर पंचायत। फिर उसके बाद नगर परिषद बनाया जाता है, फिर नगर पालिका बनाया जाता है, फिर उसके बाद नगर निगम बनाया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर मतलब ये हमारे कहने का कि जनगणना के बाद यहाँ पर देखेंगे, कि ये जनगणना नगर के बाद या सेंसस टाउन के बाद इसको हम लोग नगर पंचायत बनाते हैं। ठीक है? ये अपग्रेडेशन होता है फिर। जैसे-जैसे जनसंख्या इसमें बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, एरिया बढ़ता जाएगा तो उसको नगर पंचायत बनाएँगे। फिर उसके बाद यहाँ पे नगर परिषद बना देते हैं या नगर पालिका परिषद भी इसी को कहीं-कहीं कह देते हैं कुछ-कुछ स्टेट्स में। फिर उसके बाद नगर नगर पालिका परिषद। कुछ जगहों पे ये दोनों सेम चीज़ है। ठीक है? फिर उसके बाद नगर निगम होता है। नगर निगम होता है। नगर निगम का क्राइटेरिया ये होता है कि उसमें 10 लाख प्लस आबादी होनी चाहिए उस नगर में।
उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होना चाहिए, एरिया इतना होना चाहिए, उस तरीके से तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी जब हम आगे वैधानिक नगरों की संख्या पढ़ेंगे, वैधानिक नगर पढ़ेंगे, तब उस अगली क्लास में तब उसमें हम आपको ये इनके एक-एक विस्तार से इनके जो क्राइटेरिया हैं, उनको पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि 640 ज़िले, 35 स्टेट्स, 7933 17 मतलब 7933 जो है वो नगर थे। अब इन नगरों में ये जो नगर हमारे पास हैं, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें जो देखेंगे अगर 1 सेकंड, तो यहाँ पर जो वैधानिक नगर है ना, वैधानिक नगर, इनकी संख्या 4041। वैधानिक नगर का मतलब हो गया ये कि जो हमारे पास नगरों का जिनका जनगणना नगर से अपग्रेडेशन हो चुका है। जनगणना नगर से अपग्रेडेशन हो चुका है और वो जन वैधानिक मतलब वो कानून के द्वारा स्थापित किए गए हैं और वहाँ पे पार्षद नगर पंचायत के जो सेक्रेटरी होते हैं या फिर नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होने लगता है। सेक्रेटरी का तो नहीं, सेक्रेटरी नॉर्मली एसडीएम या फिर एडीएम इस टाइप की चीज़ें जो मतलब पीसीएस रैंक की पोस्ट होती है, तो पीसीएस जो होते हैं उनको नॉर्मली वहाँ पे बना दिया जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद जो सेंसस टाउन होते हैं, उनकी संख्या यहाँ पे जो सेंसस टाउन है, इनकी संख्या है 38 3892। ठीक है? ये हमारे सेंसस टाउन है टोटल। तो जनगणना दो 2011 के जो अंतिम डेटा था उसके अनुसार ये हमारे पास क्या हो गया कि 640 जिले थे, 35 स्टेट्स थी उस समय, 7933 नगरों की संख्या थी और यहाँ पर देखेंगे तो ये नगर का क्राइटेरिया हुआ सेंसस टाउन का, फिर वैधानिक नगर इतने थे और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये सेंसस टाउन ये हो गए। अब इसमें जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जैसे देखेंगे टोटल टाउन और वैधानिक और सेंसस टाउन, अब आप लोग कहेंगे वैधानिक नगर और सेंसस टाउन का जोड़ टोटल नगरों की संख्या के बराबर होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। कारण ये है कि वैधानिक नगर और सेंसस टाउन छोटे होते हैं। कुछ ऐसे शहर हैं, जैसे दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित है, वो इन सब की श्रेणी में नहीं आता। वो एक तरीके से कहा जाए कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून, एक संविधान संशोधन के तहत बनाया है, ठीक है? तो जैसे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, जो एक तरीके से महानगर जिनको कहा जाता है, तो उनकी उनके क्राइटेरियाज़ अलग होते हैं, वो इन चीज़ों से बाहर हो जाते हैं, ठीक है? होते वो वैधानिक नगर ही हैं, लेकिन उनका थोड़ा-सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है, इसलिए उनको महानगर या इस तरीके की अलग चीज़ों से मतलब उनमें प्रशासन की विशेष जो है मतलब नियुक्ति होती है, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं अलग से नियुक्त होते हैं, उनके कामों को करने के लिए, इसलिए उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो उसमें हमेशा दिल्ली की गवर्नमेंट चाहे जो भी रहे, किसी भी पार्टी की रहे, वो कहते हैं कि हमारे पास दिल्ली का पूरा अधिकार नहीं है। पूरा अधिकार ना होने का कारण भी यही है कि उसमें बहुत से देशों की एम्बेसी हैं, बहुत से देशों के राजदूत रहते हैं। अब उनको कहीं बाहर जाना है, तो वो क्या है कि एक बार पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ोन करें, सेंट्रल वाले कहेंगे कि नहीं हम खाली नहीं हैं, फिर स्टेट वालों को फ़ोन करें कि भई हमको यहाँ जाना है, ये हमारा प्रबंध है, यहाँ हमारी मीटिंग होनी है। तो उसमें क्या है स्टेट वाले कह देंगे नहीं सेंट्रल वाले से पूछो, सेंट्रल कहे नहीं स्टेट से पूछो। तो इसलिए विवाद की स्थिति होगी, इसलिए दिल्ली में जो ज़्यादातर प्रशासन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। सिर्फ़ वहाँ पे पुलिस व्यवस्था मतलब वहाँ पे सॉरी पुलिस नहीं, पुलिस तो सेंट्रल की है। ज़मीन से संबंधित जो काम है और फिर उसके बाद जो विकास के कार्य हैं लैंड वगैरह पे जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होना है, वही सब काम जो है दिल्ली गवर्नमेंट करती है, अदरवाइज़ और कोई काम नहीं। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट का हमेशा विवाद सेंट्रल से चलता रहता है, ठीक है? और उसका एक कारण यही है कि मतलब वहाँ पे अलग-अलग देशों की एम्बेसी होने के कारण असुविधा ना हो। बहुत से मतलब दुनिया में ज़्यादातर देश जो जिनका राजधानी नगर है, जहाँ पर उनकी राजधानियाँ हैं, वो सेंट्रल के ही कंट्रोल में होते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रांस का राजदूत आ रहा है, वो लैंड किया एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से बाहर निकला तो दिल्ली गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे उसको गिरफ्तार कर लेंगे, भाई हमने तुमको परमिशन नहीं दी तो तुम आए कहाँ से? एयरपोर्ट तो चलो सेंट्रल की ज़मीन है, एयरपोर्ट से जैसे कदम बाहर सड़क पे रखे उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो वो विवाद की स्थिति जनरेट हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं
तो उसको सेंट्रल की ही लिस्ट में ज़्यादातर केस में शामिल किया जाता है। ठीक है? तो ये हुआ हमारा सेंसस काउंट। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे ग्रामों की संख्या है, अगर यहाँ पे गाँवों की संख्या देखें, तो जो भारत में 2011 की जनगणना में जो गाँव थे, वो लगभग 6,40,000 गाँव थे। ठीक है? गाँव की जो संख्या है 6,40,930 गाँव थे। ठीक है? ग्रामों की संख्या। ठीक है? ग्रामों की संख्या। जो 6,40,930 गाँव हैं और 7,933 जो शहर हैं, इनको मिला के पूरा भारत बना हुआ। ठीक है? 6,40,930 गाँव, 7,933 शहर, मतलब जो वैधानिक नगर सॉरी नगर हैं, उनको मिलाकर पूरा हमारा देश बना हुआ है। इसमें सभी कोस्टल एरिया, सभी यूनियन टेरिटरी, मतलब सभी कुछ इसमें शामिल हो जाता है। इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है? मतलब जो भारत के प्रेजेंट नियंत्रण में है, जैसे पीओके भारत का है, अक्साई चीन भारत का है, तो उनमें जनगणना का काम नहीं हो पाता है क्योंकि अपने नियंत्रण में है नहीं, भारत सरकार के नियंत्रण में है नहीं। तो उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है? तो जो भारत में जहाँ पे जनगणना हुई थी, उनकी संख्या 6,40,930 है। ठीक है? अब इन जो मतलब हमारे पास ज़िले हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 640 ज़िले हुए और 35 स्टेट्स हुई, उनमें अब ये हम डेटा पढ़ने जा रहे हैं कि अगर देखेंगे तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट जो है भारत का राजस्थान है। सबसे छोटा स्टेट गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की बात करेंगे आगे अभी। फिर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये चारों जो पॉइंट लिखे गए हैं ये इतनी बार पूछे गए होंगे, मतलब ये भी अ, कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता, मतलब सैकड़ों बार ये अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कि जो भी छोटा एग्ज़ाम होता है यूपीपी, एमपीपी, इस तरीके से वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन? तो ध्यान में रखना ये एरिया वाइज़ लिखे हैं, जनसंख्या का भी आगे आएगा। ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं एरिया वाइज़। एरिया वाइज़ में हमारे पास क्या है? एरिया वाइज़ में हमारे पास देखेंगे तो ये है कि सॉरी एरिया वाइज़ तो पीछे हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से हमारे पास ये सिचुएशन है कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के अनुसार दिल्ली है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है? तो एरिया वाइज़ सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या वाइज़ सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। एरिया वाइज़ सबसे छोटा राज्य सिक्किम सॉरी गोवा और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा सिक्किम। फिर इसके बाद सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एरिया वाइज़ अंडमान निकोबार और सबसे बड़ा जनसंख्या वाइज़ दिल्ली। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एरिया वाइज़ सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है? यही तो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लक्षद्वीप है और जनसंख्या वाइज़ सबसे छोटा यही लक्षद्वीप ही है। ठीक है? तो लास्ट वाला कॉमन है। ठीक है? तो ये हुआ आपका जनगणना 2011 का जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक इश्यू था, सॉरी महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो चीज़ें थी उन पे हम लोग यहाँ पे चर्चा पर चर्चा की। अब अगली क्लास से हम लोग इसमें जो जनगणना के और भी डेटा हैं उसको देखेंगे। अब जो हमारे पास जो डेटा आ रहे हैं ये जो 2011 जनगणना का एग्ज़ैक्ट डेटा है। ठीक है? 6,40,930 कहीं एस्टिमेटेड नहीं है। ये स्वतंत्र भारत का 2011 जनगणना का अंतिम डेटा है। ठीक है? तो अगली क्लास में हम अंतिम डेटा के बारे में और पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ हम लोग जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, जैसे पॉपुलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट कि जो डिफरेंट टाइप के रेट्स होते हैं, फेकंडिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, फिर अदर जो और भी सेक्स रेशियो, फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं, साक्षरता दर, उनमें हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे, वो क्या होती हैं, फिर उसके बाद जनगणना 2011 का अंतिम डेटा हम लोग
देखेंगे, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए, जैसे हमने कह दिया सेक्स रेशियो भारत का 943 है। 943 है तो 943 का मतलब क्या है? 1000 में कि 1 लाख में कि 5000 में, ठीक है? तो वो चीज़ें समझ में आएँ आपको, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले अब हम लोग थोड़ा-सा कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के रेट्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से हम 2011 जनगणना के जो एक्चुअल डेटा है उस पे लौटेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।